इसका एक सरफेस हमने मान लो कि ये सरफेस, ठीक, इस सरफेस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली इस तरीके से हमने एक सपोज किया इस ऑब्जेक्ट का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मास, मास के क्या है पार्टिकल्स। अब डिपेंड इसमें दो टर्म्स निकल के आए, जैसे रियल ऑब्जेक्ट के अंदर दो बातें हैं, जैसे ये वाला जो हमारा पॉइंट मास पार्टिकल से मास का, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये वाला इधर, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स। ओवरऑल किसी भी एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूशन मास जो पूरे ऑब्जेक्ट पर है उसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास के जितने भी पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं यह फोर्स न्यूटन्स के थर्ड लॉ को वैलिड करता है। थर्ड लॉ यानी इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स अगर ये वाला पॉइंट मास पार्टिकल्स, मास का जो पार्टिकल्स है वो अगर एक न्यूटन का फोर्स अगले पार्टिकल्स पे लगा रहा है, अगला पार्टिकल्स भी एक न्यूटन का फोर्स लगाएगा, बस अंतर यह है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसी सिचुएशन में ऑल ओवर द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। और इसी फोर्स को कहा जाता है, इसके अंदर जो फोर्स लगता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मास एक्स, नेट फोर्स, उसका फोर्स जीरो नहीं होता, ईच पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ईच पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ फोर्स होगा। पर नेट फोर्स बिटवीन द एवरी पार्टिकल्स, बिटवीन द एवरी पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सारे नेट फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इसी फोर्स को बोला जाता है इंटरनल फोर्स। क्या बोला जाता है, इंटरनल फोर्स। अब बात, एक तो इंटरनल फोर्स की बातें हम लोग समझ लिए, किसी भी पार्टिकल्स के अंदर, दो पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्सेस लगता है इक्वल एंड अपोजिट होता है। इस तरीके से जो फोर्सेस, दो इंटरनल पार्टिकल्स और मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का अगर पूछा जाएगा इंटरनल फोर्स कितना है, ठीक, तो मैग्नीट्यूड होता है। नेट इंटरनल फोर्स कितना होता है, जीरो। नेट इंटरनल फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। अब बात आती है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा फोर्स जो एक्सटर्नल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इस ऑब्जेक्ट के मोशन को डिसाइड करने में, इस ऑब्जेक्ट के स्टेट को डिसाइड करने। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में है, किस अवस्था में है, इसकी स्टेट कैसी है, रेस्ट है या मोशन है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडेड एक्सटर्नल फोर्स। एक टर्म्स और आएगी जब हम इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएंगे, अब वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर बाहर से लगेगा, that force are called external force which are applied upon a object, which are applied upon each and every particles of a mass, each and every particles of a mass। नेट फोर्सेस कितना होता है, जीरो। उसी फोर्स को क्या बोला जाता है, इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो मोशन को डिसाइड करता है, इसके रेस्ट को डिसाइड करता है, इसके स्टेट को डिसाइड करता है। रियल ऑब्जेक्ट को ही एक्सटेंडेड मास कहा है। रियल ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में तब जाकर के हमको इसका जरूरत, सेंटर ऑफ मास की तभी जरूरत, जब कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है सामने में, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है, पार्टिकल्स नहीं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है पार्टिकल्स नहीं, तो यह फोर्सेस तुम्हारा एक्सटर्नल होगा।
कौन सी होगा, एक्सटर्नल। इसके बीच में, इस मास के बीच में पार्टिकल्स क्या है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे पे भी फोर्स लगा रहे हैं, ये इस पे लगा रहे हैं, ये इस पे लगा रहे हैं, ये इस पे लगा रहे हैं, ये इस पे। ये जो फोर्सेस बीच में लग रहा है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसको थर्ड लॉ, एनएम के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और इसमें एफ नेट क्या होता है, 0 होता है। और ये एफ नेट आर कॉल्ड इंटरनल फोर्स। वन फोर्स, इंटरनल फोर्स। कौन सी फोर्स कहलाएगी, इंटरनल फोर्स। ठीक है।